अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एड्रीनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं जिनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो स्टिमुलेट करता है। अब वो कैसे स्टिमुलेट करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कोई रिसेप्टर है लाइक दैट, अगर ये कोई रिसेप्टर्स है, मैंने रिसेप्टर्स का बताया था, वो रिसेप्टर्स उनको बोलते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर सेल की जो सरफेस है वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई अफेक्टर ऑर्गन है, ठीक है, तो इसकी जो सरफेस है यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब होगा क्या, न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे। अच्छा, एड्रीनर्जिक ड्रग्स में आपने ये बात जहन में रखनी है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमने मेन 2 ड्रग्स को जो है वो डिस्कस करना है। एक है कोलिनर्जिक ड्रग्स और दूसरी है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक जो ड्रग है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं जब भी एसिटाइल कोलिन की बात आनी है, ठीक है, वहाँ पे जो ड्रग यूज़ होगी, ठीक है, वहाँ पे जो ड्रग यूज़ होगी वो होगी कोलिनर्जिक ड्रग्स। जहाँ पे भी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो होगा एसिटाइल कोलिन। बट जब भी हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एड्रीनर्जिक ड्रग्स जब भी हम देंगे तो तब हम जो न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने जहन में रखनी है कि जब भी एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो होगा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। बट जब हम जो है कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होगा वो होगा एसिटाइल कोलिन। अब होगा क्या, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, अब यहाँ पे जो है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो कि आगे से सिग्नल्स लेके आ रहा है वो आके कर देगा, यहाँ आके बाइंड हो जाएगा। अब एड्रीनर्जिक ड्रग्स का क्या काम है, ये आएंगी, ठीक है, हमने कोई भी एड्रीनर्जिक ड्रग्स जो है वो दी है तो अब क्या करेगी, ये आएगी और इस साइट पे जो है ये अफेक्ट करेगी आके, जहाँ पे एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन ने अटैच होना है, जहाँ यहाँ पे आके ये इफेक्ट करेगी, इसके जो रिएक्शन है उसको स्टिमुलेट करेगी और जो रिएक्शन है वो आप कह लें कि तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो ये जो रिएक्शन है इसको स्टॉप कर देगी या इस रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देगी। तो मेन जो है एड्रीनर्जिक ड्रग्स का ये काम होता है। अब होगा क्या, या तो ये इसके रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देगी या फिर इसका जो रिएक्शन है, जो इसका ड्रग का एक्शन, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स का जो काम है उसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। एड्रीनर्जिक जो ड्रग है इसका सेकंड नेम है वो है सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स माइमेटिक्स जो है ये होता है मिमिक करना, ठीक है, किसी की भी नकल उतारना। तो सिम्पैथो नेम से ही जाहिर है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ये बिल्कुल मिमिक्री करती है। कौन? एड्रीनर्जिक ड्रग्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हमने जो है वो 2 पार्ट्स पढ़े थे। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसी के लिहाज से जो है ना हम ड्रग्स को जो है वो डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक है कोलिनर्जिक और एक है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। जो ड्रग्स जो है पैरासिम्पैथेटिक को मिमिक करती हैं वो है कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। जो ड्रग्स बिल्कुल सेम जो बिहेवियर है, जो एक्शन है पैरासिम्पैथेटिक के जैसे शो करती हैं उनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते हैं। और जो ड्रग सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके एक्शन को सपोर्ट करता है, बिल्कुल उसके एक्शंस को जो है वो प्रोसीड करता है, उसको हम बोलते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स। सो बिल्कुल इसी से जो है आपने जहन में रखना है सिम्पैथोमाइमेटिक्स, जहाँ पे भी नेम आपको ये मिलेगा वो उसका मतलब है कौन सी ड्रग्स हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स। अब माइमेटिक्स का क्या काम है कि ये इसके जो रिएक्शंस हैं, इसका जो काम है, इसका जो एक्शन है उसको इंक्रीज करती है और अगर ये इनहिबिट करेगी इसके एक्शन को तो हम इसको बोलेंगे सिम्पैथोलाइटिक्स। सिम्पैथोलाइटिक्स। अच्छा, अब जब हमने किसी भी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना है, किसी भी उसके एक्शंस के बारे में डिस्कस करना है तो सबसे पहले जो है हमें उसकी सिंथेसिस, उसकी स्टोरेज, उसके रिलीज़ का जो है वो पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में कोलिनर्जिक जो ड्रग्स थी उसके बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने एसिटाइल कोलिन कैसे जो है सिंथेसिस होता है, कैसे स्टोर होता है, वो हमने डिटेल के साथ जो है वो स्टडी किया था। सो आज की वीडियो में जो है हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स का जो न्यूरोट्रांसमीटर है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो है वो सिंथेसिस क्या है। सो
जब आप किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको उसके बारे में जो है वो 3 मेन जो चीज़ें हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो है उसकी सिंथेसिस के बारे में, सिंथेसिस का पता होना चाहिए कि वो कैसे जो है वो सिंथेसिस होता है। सेकंड उसकी स्टोरेज, और थर्ड वन उसकी रिलीज़। मेनली फार्माकोलॉजी में जो हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जब भी ड्रग्स के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी इन 3 मेन चीज़ों के बारे में लाजमन पता होना चाहिए कि उसकी सिंथेसिस कैसे होती है, उसकी स्टोरेज क्या है एंड उसकी रिलीज़ क्या है। तो सबसे पहले जो है हम सिंथेसिस देखते हैं नोरेपिनेफ्रिन की, इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एडिनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है, जहाँ पे जो है एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होनी है और यहाँ पे जो है वो इफेक्टर ऑर्गन प्रेजेंट है। यहाँ पे जहाँ पे जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया है कि जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो तो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमेशा जो है जब भी कोई भी नर्व सिग्नल लेके आती है तो यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस के ऊपर, इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर, जो कि उसको बताते हैं कि तुमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अब ये जो है वो इफेक्टर ऑर्गन है जिसपे आके जो है इसने इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी है, उसको बताना है कि तुमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। अब होगा क्या, अब हमने यहाँ पे एपिनेफ्रिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस करनी है। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे बाहर सेल के बाहर जो है वो टायरोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। टायरोसिन प्रेजेंट होता है, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा न्यूरॉन के अंदर और यहाँ पे सोडियम के साथ मिल के ये डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे जो पहला स्टेप है सिंथेसिस में वो ये है कि टायरोसिन जो है वो बाहर प्रेजेंट होता है किसी भी न्यूरॉन के। अब वो क्या करेगा, वो न्यूरॉन के अंदर जाएगा, ट्रांसपोर्ट करके वो सोडियम के साथ जो है वो बाइंड हो जाएगा, उसके साथ मिल के डोपा में कन्वर्ट हो जाएगा। डोपा में कन्वर्ट होने के बाद जो डोपा है वो आगे से कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन करके, ठीक है। डोपा डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा डोपामीन में। अब यहाँ पे जो है डोपामीन पहला स्टेप जो सिंथेसिस का है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसको करना है, जो सेकंड स्टेप है हमारा स्टोरेज, वो उसको हमने करवाना है। अब वो कैसे होगी? अब देखें, जब भी कोई जो है वो कोई भी सिग्नल ब्रेन से आना है, ठीक है, वो तब तक जो है वो रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर पाएगा, उसको इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं कर पाएगा जब तक कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। अब ये तो नहीं है जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो मिली सेकेंड्स के होते हैं, बहुत जल्दी से उन्होंने अपना काम जो है वो करना होता है। अब ये नहीं होता कि जो ब्रेन से जो है वो इन्फॉर्मेशन पास आउट हुई है वो यहाँ नीचे आके न्यूरॉन को बताएगा चलो तुम न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बनाओ और फिर जो है वो जाके बाइंड होगा और फिर जो है हम एक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पहले से ही जो है हमें बना के रखे होते हैं बॉडी ने, ताकि जब भी कोई भी एक्शन हो या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत हो तो फ़ौरन से जो स्टोरेज फॉर्म में होते हैं वो यूज़ हो सके। तो इसी तरह जो डोपामिन बनता है वो स्टोर होता है ताकि जब भी कोई भी एक्शन जो है न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत हो तो ये जो है वो रिलीज़ होकर अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर सके। अब मेन जो सेकंड स्टेप है वो है स्टोरेज कैसे होनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो डोपामिन है वो जाके स्टोरेज हो जाएगा वेसल्स में थ्रू एमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम। यहाँ पे एमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो डोपामिन है वो वेसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। जब डोपामिन जो है वो वेसल्स में जाके स्टोर होगा तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सबसे पहले टायरोसिन जो है वो अंदर आता है, ट्रांसपोर्ट होता है न्यूरॉन के अंदर, वो सोडियम के साथ जो है वो सोडियम के साथ जो है वो बाइंड करता है और डोपा बनाता है। डोपा जो है वो डिकार्बोक्सिलेटेड होकर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से जो है डोपामिन स्टोरेज फॉर्म में चला जाता है वेसल्स में थ्रू एमाइन ट्रांसपोर्टर सिस्टम के थ्रू, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन में। सो हमारी जो स्टोरेज है ये 2 पॉइंट हमारी जो है वो कम्प्लीट हो गए। एक है सिंथेसिस,
कि सिंथेसिस कैसे होती है, और सेकंड वन है स्टोरेज। अब थर्ड वन जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, एक सिंथेसिस, दूसरा स्टोरेज, और थर्ड वन है रिलीज़। 2 हमने कर लिए, थर्ड वन है रिलीज़। अब रिलीज़ हो कैसे होगी? अब मैंने आपको बताया ब्रेन से जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन आई है, कोई भी जो है वो इम्पल्स आई है, वो कुछ मिली सेकेंड्स की होती है, वो आएगी, वो क्या करेगी, जब भी उसने किसी भी जो रिसेप्टर ऑर्गन है उसको इम्पल्स जो है पहुँचानी है, तो वो क्या करेगी, जब भी वो न्यूरॉन में एंटर करेगी तो यहाँ से जो है कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर न्यूरॉन में कैल्शियम चैनल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेंगे, वो ओपन हो जाएंगे यहाँ से। जब कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे तो एक्सोसाइटोसिस होगी, जिसके थ्रू क्या होगा, जो वेसल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी और यहाँ से जो नोरएपिनेफ्रीन है वो बाहर आ जाएगा और वो रिलीज़ हो जाएगा। कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे जिसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस होगी तो क्या होगा, जो वेसल्स हैं स्टोरेज फॉर्म में वो ओपन हो जाएंगी और नोरएपिनेफ्रीन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब वो जब रिलीज़ होगा वो क्या करेगा, या तो वो जो है अपने फैक्टर जो रिसेप्टर साइट है उस पर बाइंड करेगा, यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, जो पोस्ट साइनेप्टिक वेसल्स है उस पर बाइंड करेगा, या फिर न्यूरॉन के पास यहाँ पे प्री साइनेप्टिक वेसल्स होती हैं उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, सॉरी वेसल्स नहीं, रिसेप्टर्स। दो काम, एक क्या करेगा वो, या तो प्री साइनेप्टिक जो है रिसेप्टर्स यहाँ जो न्यूरॉन है उस पर जाके अटैच हो जाएगा, या फिर जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके अपनी बाइंडिंग करेगा और जो एक्शंस है उनको परफॉर्म करेगा। सो सिंपली जो है ये इसी जो है नोरएपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन जो है उनकी सिंथेसिस इस तरह से होती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे जो टायरोसिन जो है वो एंटर करता है सेल के अंदर और सोडियम के साथ जो है वो मिल के डोपा में कन्वर्ट होता है। इस स्टेप में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। अब हम इसको रेट लिमिटिंग स्टेप क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसलिए कि अगर कोई भी जो ड्रग है जो कि हमने इसलिए दी है कि जो डोपामीन है या फिर नोरएपिनेफ्रीन है ये ना बने, इसकी सिंथेसिस ना हो, तो क्या होगी, वो ड्रग जो है वो आके डायरेक्ट जो है टायरोसिन जो है इस पे जाके अफेक्ट करेगी, इस पे जाके अटैक करेगी और जो है यहाँ पे डोपा ही नहीं बनेगा। जब डोपा ही नहीं बनेगा तो वो डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब डोपामीन में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो नोरएपिनेफ्रीन में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है रेट लिमिटिंग स्टेप है। और दूसरा जो है ये रेट लिमिटिंग स्टेप इसलिए भी है क्योंकि ये इरिवर्सिबल स्टेप है। ठीक है, ये वापस जो है अपनी जो इसको टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो सारा प्रोसीजर होता है उसमें नहीं होता, ये इरिवर्सिबल स्टेप है। बाकी जो स्टेप हैं वो रिवर्सिबल हैं, बट जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो इरिवर्सिबल स्टेप है, इसकी वजह से हम इसको रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं।